नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों का योगदान। आज हम बात करेंगे स्वातंत्र्योत्तर युगीन हिंदी महिला कहानीकार। वो कौन कौन सी महिला कथाकार हैं, महिला कहानीकार हैं जिन्हें हम कहते हैं ये स्वातंत्र्योत्तर युगीन हिंदी महिला कहानीकार है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आज चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में, अमृता प्रीतम, मनु भंडारी और मंजुला राणा। और इस सेशन के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र अग्रवाल। प्रोफेसर वीरेंद्र अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और आप सभी से साझा करना चाहेंगे, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और कई किताबें इन्होंने प्रकाशित भी करी हैं, संपादित की हैं, जिसमें काव्य भी है, गद्य पद्य दोनों शामिल हैं। और हम चाहते हैं कि आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र अग्रवाल जी का। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीईसी के प्रति आभार प्रकट करता हूं सबसे पहले कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया है। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वो है स्वातंत्र्योत्तर युगीन हिंदी महिला कहानीकार। मैं इस विषय में दो पक्ष हैं, एक कहानी का पक्ष है, एक महिलाओं के योगदान का पक्ष है। जीवन सफर ने हमको भरमा कर रख दिया है, किससे कहानियों में उलझा कर रख दिया है। जाएं तो जाएं कहाँ, किस किस को मुंह दिखाएं, चंपा चमेलियों ने शर्मा कर रख दिया है। देखा सुना, कुछ गुना, कुछ समझा, कुछ जाना, सब मिलकर बुना और बस हो गई कहानी, हो गई कादम्बरी। जब स्त्री और पुरुष के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं भावना, स्वप्न और विचार का आश्रय पाकर सृजनात्मक कल्पना की जादुई छड़ी से छूकर साधारणीकृत होने लगती हैं, रसात्मक होने लगती हैं, तो वे ही साहित्य की भाषा में कहानी कही जाने लगती हैं। हमारे सामने कई बार ये सवाल उछलता है कि वस्तुतः कहानी है क्या, कहानी किस चिड़िया का नाम है। तो भाइयों सुनो कि कुछ तुमने कहा, उसने कहा, उन्होंने कहा और हमने सुना, बस हो गई कहानी। जिसे कहा जाए, सुनाया जाए और जिसे सुना जा सके वही कहानी है। कहानी कहन प्लस नानी दादी शब्द में ही कहे नानी का अद्भुत कृति दर्शन अपनुत है। अर्थात बच्चों को कुछ कह कहकर सुलाने भरमाने वाली नानी दादी की कहन कला ही तो कहानी है। हम सभी नानी दादी की कहन कला के बचपन से ही सुधी श्रोता रहे हैं। दादी नानी की कहानियाँ हर युग में, हर भाषा में, हर क्षेत्र में सदियों से प्रचलित रही हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा है जब हिंदुस्तान की हिंदी बेल्ट में रामविलास शर्मा के शब्दों में कहा जाए तो पूरे हिंदी प्रदेश में, विशेषकर दिल्ली, राजस्थान, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम तथा तमाम पहाड़ी क्षेत्रों के हिंदी भाषा भाषी जन समुदायों में किस्सा गोई का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तथा 19वीं शताब्दी के अंत तक एक से एक बेहतरीन किस्सा गो होते थे, जो कुछ कह कहकर, सुना सुनाकर, कथा बाँचते हुए लोगों का मनोरंजन भी करते थे और फलस्वरूप खूब दान, सम्मान, यश भी बटोरते थे। यद्यपि घर के बाहर अपनी कहन कला का जादू बिखेरने वाले अधिकतर शब्द शिल्पी कथाकार पुरुष होते थे, तथापि घर के भीतर परिवार में इसी कहन कला की जादूगरियों परियों की गल्प सुनाने वाली घर परिवारों की नानियाँ दादियाँ होती थीं। किस्सा गोई की इन जादूगरियों के जुबान पर सरस्वती नाचती थी। कहानियों में कल्पना का, अय्यारी, तिलस्म का, सपनों का जादुई तलछट जरा ज़्यादा रहता था।
तथापि वे कहानियाँ रोमांच से भरपूर रहती थीं। इन कहानियों को सुनकर, पढ़कर अच्छे अच्छे यथार्थवादी, बुद्धिजीवी, तर्कजीवी, तथ्यजीवी भी रोमांचित हो उठते थे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, महिलाओं में रोमांचित कर देने की अद्भुत क्षमता होती है। कहानी के क्रोड़ में निहित नैतिक जीवन के इस सत्य को सृष्टि रचयिता से अधिक और कौन जान सकता है। अगर वैश्विक मानव की संपूर्ण भाषिक अभिव्यंजना में निहित तमाम प्राचीन ग्रंथों, धर्म ग्रंथों, मिथकों का संज्ञान लिया जाए, वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस को पढ़ा जाए, उलट पुलट कर देखा जाए, तो हमें वहाँ भी कहानी ही पटरानी की तरह विराजमान मिलेगी। कहानी का जन्म तो उसी दिन से हो गया था जब सृष्टि रचयिता की अधमुंदी पलकों पर योग माया नाची थी और उसने विभ्रमित ब्रह्मा को मधु कैटभ के प्रकोप से बचाने के लिए योग निद्रा में खोए हुए सृष्टि रचयिता विष्णु को जगाकर सृष्टि कारक ब्रह्मा को सक्षम करने का उद्यम किया था। उस दौर में भी नारी ही पहले आगे आई थी, जिसने नर तत्व को सचेत तथा क्रियाशील होने के लिए संप्रेरित किया था। हम यहाँ महिला कथाकारों, कहानीकारों के अवदान पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस संदर्भ में स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी साहित्य में कतिपय महिला कहानीकारों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर ही एक क्षणिक सिंहावलोकन करने जा रहे हैं। इसलिए विस्तार में ना जाकर इतना ही कहेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति को थोड़ी देर के लिए भुलाकर देखें कि लगभग छठे दशक के बाद एवं छठे दशक के दौरान से लेकर अब तक हिंदी के कहानी जगत में महिला लेखिकाओं ने क्या कहा है, क्या किया है, कितना कुछ दिया है। आजकल स्त्री विमर्श की चर्चा खूब हो रही है, प्रभुत मात्रा में स्त्री साहित्य लिखा जा रहा है। स्त्री स्वातंत्र्य, नारी क्रांति, वुमेन्स लिबरलाइजेशन को लेकर महिलाओं ने शब्दों के तुमार बांध दिए हैं। स्त्री को स्त्री की निगाह से, स्त्री की जुबान से, स्त्री की कलम से देखने, पढ़ने, सुनने और समझने का आग्रह बहुत बढ़ गया है। अतः इसी भाव को सम्मान देते हुए हम यहाँ स्वातंत्रोत्तर युग में लिखी जा रही कुछ एक कहानियों तथा महिला कथा लेखिकाओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में काफ़ी कुछ छूट भी जाएगा, लेकिन वर्तमान स्त्री जनित कहानी बोध की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का सनातन पक्ष सामने आ जाएगा। अतः स्वातंत्रोत्तर महिला कथा लेखन के संदर्भ में ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए। वैश्विक समाज में व्याप्त नारी को उसकी पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्थिति को लेकर नारी जन जागरूकता की दिशा में मानव इतिहास में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगे। प्राचीन राजसी सामंती वातावरण में नारी जिस तरह का दुख द्वंद्व भोग रही थी, परिवार के स्तर पर जिस तरह सुख दुख के स्वप्निल बंधनों में बंधी हर तरह की विडंबना एवं विद्रूपता को भोग रही थी, उसे चुनौती देने तथा जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक तौर तरीकों से अपनी अस्मिता को पहचानने तथा उसे प्रतिष्ठापित करने का एक अदम्य साहस, उठंगता दिखाई देने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हुआ क्या हिंदुस्तान में, हिंदी बेल्ट में सन 1956 में प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ कानूनी कदम उठाए। हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। महिलाओं को अनेक ऋण बाध्यताओं से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए। इससे पहले स्वतंत्र भारत के संविधान में महिला वर्ग के लिए राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक व व्यावसायिक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष अधिकार दे देने की भूमिका रची जा चुकी थी। अमेरिका, यूरोप के समाज में पुरुषों के समकक्ष नारी वर्ग को अधिकार दे देने की भूमिका पहले से ही रची जा रही थी। जापान और चीन की नारी भी इसी दौरान नारी अधिकारों को लेकर सजग हो चुकी थी। इसके दूरगामी परिणाम भी शीघ्र ही देखने को मिलने लगे। महिलाएं तेजी से शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में अपनी जगह तलाशने लगीं। भारत विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न शोषण,
व्यभिचार, टूटन, बलात्कार, बिखराव का महादंश उस दौर की हिंदुस्तानी महिला ने व्यापक स्तर पर भोगा था। वह बुरी तरह कुपित, क्रोधित, आक्रोशित थी। पुरुष ने उसकी अस्मिता को ठेंगा दिखाकर उसे चुनौती दी थी। एक बात याद रखिए, ये हमारा ही देश है जिसमें यह कहा गया है कि नारी शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति का प्रतीक तो वो बहुत पहले से थी। अब जनतांत्रिक, प्रशासनिक, राजनीतिक नव्य व्यवस्था के तहत वह शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के नव नव द्वार खुल जाने पर अपनी शक्ति एवं अस्मिता के महत्व संस्थापन के लिए कमर कसकर तैयार हो गई। हर क्षेत्र में, विशेषकर राजनीति में दखल देने की तरोताजा कानूनी आजादी मिल जाने पर वह हारिल पक्षी की तरह हर ओछे तिनके को पकड़कर आकाश में कुलाचे भरने लगी। यह सब सन 60 के दशक तथा उसके बाद की कहानियों में, साहित्यिक रचनाओं में, खासकर महिला लेखन में देखने को मिलता है। मानो इस युग की नारी अपने लेखन में कह रही थी, क्या कह रही थी? मैंने अपने शब्दों में कुछ कहा है। पुरुष और स्त्री इस चैतन्य समाज की दो सबसे बड़ी ध्रुवीय कायनात हैं। पुरुष गेहूं उगाता है, स्त्री आटा गूंथती है, रोटी बेलती है, पकाती है, पुरुष को खिलाती भी है। यह स्त्री ही है जो पुरुष के पेट से होकर गुजरती है। यह स्त्री ही है जिसने पुरुष के पुंसत को धारण कर पुरुष को अमर हो जाने का वरदान दिया है। औघट पुंसत का नाम है पुरुष। पुरुष को धारण करने वाली है नारी, जो अपने स्त्रीत्व से ऊपर उठकर जब माता बन जाती है, मातृत्व के संसार में अपने कुल वजूद को स्थापित कर वात्सल्य का समुंदर बन जाती है, तब मानव वंश का सृष्टि चक्र सतत सनातन रूपेण घूमने लगता है। और फिर एक से एक नायाब कहानियां वैश्विक मानव के आकाश में रंग भरने लगती हैं। एक ऐसा रंग जिसमें सतरंगी सूर्य का आलोक भी फीका पड़ जाता है। पुरुष गेहूं से जुड़ता है, नारी गुलाब से जुड़ती है। वह गुलाब के सौंदर्य से, उसकी गंध से तद्रूप होकर रजनीगंधा बनकर महकती है। ये नारी ही है जो पुरुष को पशु से मानव बना देती है, पुरुष को संस्कारित करती है, उसे सूरत भी देती है, सीरत भी देती है, और इस हृदय में स्वयं घुलती चली जाती है। ये नारी ही है जो कह सकती है, कह भी देती है कि हे ईश्वर, मेरे देवता, मेरे प्रभु, मैं तुम्हें और अधिक परेशान करना नहीं चाहती। बस मैं जैसी भी हूँ, भली या बुरी, कन्या, किशोरी, प्रौढ़ा, नवोढ़ा, पत्नी, प्रिया, कुल्टा, वैश्या, रति प्रीता, कामलुलिता अथवा वात्सल्यमयी माँ, मैं वैसी ही बनी रहूं। छोटी छोटी बातें मुझे विचलित कर देती हैं, बड़ी बड़ी बातों के सम्मुख में विनम्र हो जाती हूँ। माननी हूँ ना, जिद्दन हूँ ना, बड़ी बड़ी बातों के लिए मैं अपना सर्वस्व लुटा देती हूँ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। छोटी छोटी बातों में हो सकता है मेरी पवित्रता कलुषित हो जाए, प्राशनिक हो जाए, लेकिन ये मैं ही जानती हूँ कि मेरी पवित्रता, मेरी पावनता ही मेरी खुशी का, मेरी अस्मिता का अक्षय कुंड है, अक्षय स्रोत है। मैं आग हूँ, अग्निगर्भा नारी, और अग्नि से पावन पवित्र पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। मैं विश्व प्रिया हूँ, मैं प्रेम की बंदनी हूँ। प्यार का बोला अनबोला शब्द एक दर्द भरी टीस की तरह मुझे व्याकुल करता है। मैं हमेशा आतुर रहती हूँ हर पुरुष की आत्मा की झंकार सुनने के लिए, हर समय व्याकुल रहती हूँ इस हर पुरुष देवता की देह का संगीत सुनने के लिए। इस आकांक्षा में मैं आदिम युग से लेकर अब तक बहुत कुछ सहती आई हूँ, बहुत दर्द झेलती आई हूँ, आज भी झेल रही हूँ। मैं प्रवंचनाओं की लड़ी हूँ, मैं कभी भी कुछ भूलती नहीं। यह बात अलग है कि मैं कुछ कहती भी नहीं। मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी आज मिट चली। मैं इसी क्योंकि मैं ही मधुर लोचना, पुरुष पुत्तलिका, अंतर ज्वाला हूँ। पुरुष अपने हृदय में झांक कर जिस कमल को हमेशा नमस्कार करता आया है, वह हृदय कमल मैं ही हूँ। कहना ना होगा कि इसी भाव दर्शन को लेकर आधुनिक महिला लेखिकाओं ने साठोत्तरी हिंदी कहानियों में अपने विचार तत्व एवं भावित घटनाक्रम को दृष्टा की बिसात पर शब्दबद्ध किया है, जिसमें कल्पना का छौंक बहुत कम है,
जीवन के कठोर अनुभवों का मसाला बहुत ज़्यादा है। अर्थात महिला लेखिकाओं की कहानियाँ कल्पना प्रसूत ना होकर अनुभव प्रसूत ज़्यादा हैं। महिलाएं अपने लेखन में कोई दर्शन नहीं बगाड़ती, किसी विचार विशेष के सिद्धांत के खंडन मंडन के तूमार नहीं बांधती, वे ज़्यादा तर्क वितर्क भी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती। महिलाएं वे अपने भोगे हुए यथार्थ की को अधिक बेदर्दी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कह देती हैं, बता देती हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी महिला लेखकों की कहानियाँ सपनों के टूटने, जुड़ने तथा बार बार छल कपट, धूर्तता एवं प्रवंचना के प्रोत्पन्न हो जाने की कुंठाग्रस्त कहानियाँ हैं, जो पुरुष प्रधान समाज को सोचने पर विवश कर देती हैं कि महिलाओं के प्रति अपने विचार दर्शन एवं अपनी रूढ़ परंपरावादी दृष्टि को लेकर ये पुरुष लोग सही तरीके से सोचते क्यों नहीं, पुरुष स्वयं को बदलते क्यों नहीं। महिला कथा लेखन में बार बार यही प्रश्न दोहराया जाता है, जिसका जवाब आज भी पुरुष प्रधान वैश्विक जगत दे नहीं पा रहा है। अपने घर परिवार में, अपने बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था तक हर स्त्री अपने समाज में, बिरादरी में, सबके बीच रहते हुए भी कितना अकेलापन भोगती है, कितनी प्रताड़ना, कितनी अवमानना, कितना अपमान, कितनी विवशता, कितनी गिलानी, कितना दुत्कार, पिता से भी, पति से भी, भाई से भी, बंधु बांधवों से भी, समाज के ठेकेदारों तथा श्रीमत धन्ना सेठों और दुर्दांत स्त्री दस्युओं से भी, यहाँ तक कि अपनी ही बिरादरी की तथा कथित सीता सावित्रियों, गांधारियों से भी इन्हीं सब बातों को साठोत्तरी कहानियों में प्रस्तुत किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नया संविधान बनने, नई कानूनी व्यवस्था लागू होने तथा हिंदू कोड बिल पास हो जाने के तदनंतर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में नए परिवर्तन हुए थे। उससे प्रेरित होकर हिंदी जगत में महिलाओं ने अधिक खुलकर यथार्थ के धरातल पर नानी दादी की प्राचीन कहानी परंपरा की लीक से हटकर एकदम नए तरीके से सीधी सपाट बयानी की भाषा में सच्चाई को शब्दों का पहरन पहनाना शुरू कर दिया। इन महिला लेखिकाओं में महादेवी वर्मा, इस्मत चुगतई, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की लेखिका मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, महाश्वेता देवी, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, गीता श्री, जाहिदा हिना, जयश्री राय, मेहरुनिसा परवेज, नमिता सिंह, प्रतिभा राय, अनामिका, शशि प्रभा शास्त्री, उषा करण खान, फहमीदा रियाज, उर्वशी बुटालिया, सुषम बेदी, तहमीना दुर्रानी, जया पादवानी, शोभा निगम, चंद्रकांता, अमिता शर्मा, रमणिका गुप्ता, राजी सेठ, सरिता बांभा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, स्वाति तिवारी, जया मित्रा, विभा रानी, सुमंत जैन, मधु कांकरिया, रजनी गुप्ता, अर्चना वर्मा, राजबुद्धि राजा, कमलनी कौल, क्षमा शर्मा, निर्मल भुराड़िया, शकुंतला ब्रजमोहन, उषा वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया, तेजी ग्रोवर, शुभा मुदगल, तस्लीमा नसरीन, शिवानी, उषा जैन शीरी, मृणाल पांडे, मंजुला राणा आदि शताधिक हिंदी महिला कहानीकारों ने अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा शैली में अपने अपने अनुभवों को यथार्थ घटना चक्र की कसौटी पर बाणी दी है। सन 60 के बाद के हालातों को लेकर महिला कथा लेखिकाओं ने अपने समाज को, घर की, परिवार की, चतुर्दिक वातावरण की तमाम विद्रूपताओं, विषमताओं को लेकर मानव स्वभाव एवं अपने परिवेश के जो बघिया उखेड़ी है, वो निस्संदेह चिंतनीय भी है और समाज के ठेकेदारों को सोचने के लिए विवश भी करती है। यहाँ हम संपूर्ण महिला कथाकारों के लेखन को विस्तार रूप में ना लेकर के केवल 4-5 सुधी महिला कहानीकारों के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे। समीक्षक की दृष्टि से उनकी रचनाओं पर, श्रेष्ठ कहानियों पर कुछ कहेंगे। इस्मत चुगतई, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, गीता श्री, शिवानी, मैत्रेयी पुष्पा, उषा जैन शीरी, प्रतिभा राय, शुभा बुदगल, महाश्वेता देवी, तस्लीमा नसरीन आदि कुछ ऐसी महिला लेखिकाएं हैं जिनके लेखन पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग एक एक घंटे के
के समीक्षण कार्य की दृष्टि से कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, तभी उनके लेखन के साथ उचित न्याय हो सकेगा। इसलिए फिलहाल मैं मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, मंजुला राणा, महादेवी वर्मा तथा अनुवाद के रास्ते हिंदी जगत में छा गई प्रख्यात पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम प्रणीत कतिपय कहानियों को लेकर ही उन पर कुछ तबसरा करना चाहूँगा। तो लीजिए एक एक करके हिंदी जगत में व्यापक तौर पर पढ़ी जाने वाली इन लेखिकाओं की कहानियों के विषय में 4 शब्द। महादेवी वर्मा। सबसे पहले मैं महादेवी वर्मा को ले रहा हूँ। हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका, कवयित्री, कहानीकार, संस्मरण रेखा चित्र लेखिका, हिंदी की आद्य क्रांतिकारी लेखिकाओं में महादेवी वर्मा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महादेवी वर्मा की कहानियाँ रेखा चित्रात्मक शैली में विरचित संस्मरण मूलक कहानियाँ हैं। महादेवी ने अपनी कहानियों में अपने भोगे हुए यथार्थ को भोगे हुए यथार्थ के निकष पर मानव मनोविज्ञान को कसते हुए प्रस्तुत किया है। महादेवी के द्वारा स्वयं चयनित सर्वश्रेष्ठ स्वरचित कहानियों में मैं 5 कहानियों को ले रहा हूं प्रमुख रूप से। एक कहानी है बिंदा, दूसरी है अलोपी, तीसरी लक्ष्मा और भक्तिन तथा चीनी फेरी वाला। बिंदा कहानी में महादेवी ने हिंदू परिवारों में सौतेली माँ के स्वरूप एवं व्यवहार की झांकी प्रस्तुत की है। कहानी की नायिका एक 14 वर्षीय किंचन बालिका है जो अपनी माँ को खो चुकी है। लेखिका सौतेली माँ से युक्त परिवार में बच्चों की, खासकर लड़की की मिट्टी पलीत होते देखकर तंज कसते हुए कहती है, मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा। ये महादेवी के शब्द हैं, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज उत्साह से अपरिचित। कहानी में पंडिताइन चाची का किरदार बड़ा जोरदार है। महादेवी का कहना है कि स्त्री झींकती ज़्यादा है और उस झींक में वह शब्दों की गरिमा भूल जाती है, स्वर की शालीनता भूलकर भाषा की मधुरता की लक्ष्मण रेखा लांघने लगती है। महादेवी की कहानियों का मूल स्वर वात्सल्य एवं मातृत्व भावना को उद्दीप्त करने का है। कहानी में बिंदा मर जाती है। उसकी मृत्यु में सौतेली माँ का दुर्व्यवहार एवं उसकी संवेदन शून्यता कारण रूप से विद्यमान है। परिवारों में सौतेलेपन का दुष्चक्र आज भी चल रहा है, ये हम सब जानते हैं कि दुर्व्यवहार का चरखा चल रहा है। महादेवी कहानी के अंत में यही कहती हैं, बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई है, आज भी जारी है। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। बिंदा जैसी बच्चियों की मौत का सिलसिला आज भी चल रहा है। महादेवी वर्मा इसके ऊपर अपनी वेदना व्यक्त करती हैं। इसी तरह से उनकी दूसरी कहानी है अलोपी। अलोपी कहानी एक ऐसे अंधे की दारुण कथा है जो अपनी ईमानदारी, मासूमियत, सेवा भावना तथा श्रमशीलता का पुरस्कार इस रूप में पाता है कि वे अपनी ही पत्नी के विश्वासघात का शिकार हो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। अंततः अलोपी मर जाता है। लेखिका बालक रघु की संवेदना से द्रवीभूत होकर के अंततः यही कहती है, नियति के व्यंग से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला अलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा मेरी स्मृतियों में। तीसरी कहानी लक्ष्मा महादेवी की है। एक अल्हड़ पहाड़ी बाला की कहानी है। ये एक पागल पुरुष से ब्याह दी जाती है, ससुराल वालों के छल द्वंद का शिकार होती है, लेकिन घर ससुराल की मर्यादा के नाम पर सब कुछ सहती है, उफ तक नहीं करती। पढ़ी लिखी तो है नहीं, घरेलू औरत रहकर रात दिन घर का बोझ ढोना ही उसने औरत के लिए परिवार प्रदत्त सामाजिक दायित्व समझ लिया है। उसके लिए पति परमेश्वर है। ये लेखिका महादेवी की सेवा को अपना परम सौभाग्य समझती है। ममता एवं वात्सल्य उसके नारी सुलभ सहज गुण है। महादेवी नारी के अन्नपूर्णा स्वरूप को सलाम करती हैं। महादेवी की कहानी नायिका लक्ष्मा जिज्ञासु भी है तथा सहजी आनंद फानन में हर तरह की शिक्षा ग्रहण करने का सक्षम भी। यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा जल्दी ही हर नई बात को सीख लेती हैं। वे हर तरह के अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में पुरुषों की तुलना में सहजी स्वयं को ढाल लेती हैं। स्त्रियां सहती ज़्यादा हैं,
वे शिकायतें कम करती हैं। स्त्री प्रतिशोध नहीं लेती, वह प्रवंचक को भी क्षमा कर देने की हिम्मत रखती है, भले ही यह प्रवंचक उसका अपना पति ही क्यों ना हो। महादेवी नारी की क्षमाशीलता के गुण को सलाम करती हुई कहती हैं, महादेवी के शब्द हैं ये, एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन एक स्त्री के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियां उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, उसके बिना नहीं रहती। इस तरह पग पग पर पुरुष की सहायता की याचना ना करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। क्यों? लक्ष्मा किसी की याचना नहीं मांगती, मांगती कुछ नहीं है। वह जितनी ही पहुंच के बाहर होती है, नारी जितनी ही पुरुष की पहुंच के बाहर होती है, पुरुष उतना ही झुंझलाता है, क्योंकि पुरुष ये चाहता है कि नारी झुक जाए इसके सामने, और जब नारी झुकती नहीं है तो पुरुष झुंझला जाता है। उदाहरण के मैं दूंगा, मिथक से अगर लिया जाएगा, रावण ने लाख प्रयास किया सीता को झुका लेने का, हमारी सीता को माता कहते हैं, और सीता ने रावण को घास डाली नहीं। रावण इतना झुंझला गया कि अंततः रावण जो था आत्महंता हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी झुंझलाहट देखने लायक है। वाल्मीकि ने उसका जो है वर्णन किया है, तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है, प्रभु श्री राम को लेकर के, सीता के आख्यान को लेकर के इतना कुछ लिखा गया, उसमें लिखा गया है। खैर, अर्थात स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। ऐसे में लक्ष्मा की तरह अविचलित रहना, दृढ़ प्रतिज्ञ रहना ही श्रेष्ठ नारी गुण है। कहना ना होगा, यह गुण हम रामायण की पात्रा सीता में पाते हैं। भारतीय मिथकों में माता अनसुईया, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, दमयंती, माधवी शिल्पधिकारम की स्त्री पात्रा है। लोपामुद्रा ऐसी महामहिम नायिकाएं रही हैं। मध्यकाल में मीरा भी ऐसी स्त्री थी जो हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होती। और सामान्य जीवन में भी देखा जाता है कि पुरुष बहुत जल्दी हार मान लेता है, बौखला जाता है, अस्थिर मना हो जाता है, जबकि उसकी तुलना में स्त्री जल्दी हार नहीं मानती। स्त्री में ठहराव अधिक होता है, स्थायित्व ज़्यादा होता है, सहनशीलता ज़्यादा होती है। महादेवी की लक्ष्मा उनकी स्मृतियों में ही कहीं बिला जाती है। इस तरह से बहुत सी बातें हैं। भक्तिरथ चीनी फेरी वाला सब जानते हैं, बहुत पढ़ी गई हैं इसके अंदर। महादेवी वर्मा उस दौर की कहानी लेखिका रही हैं जब महिलाएं पातिव्रत धर्म के निर्वाह तथा परिवार के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण को ही अपनी नियति मानती थीं। लेकिन आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। वो कैसे, अगले कहानीकारों की जब कहानियों के बारे में चर्चा करूंगा तो आपके सामने चीज़ सामने आएंगी।
मैंने आपके समक्ष कहानी के सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के, उसके ऐतिहासिक पक्ष को लेकर के, उसके सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के आरंभ में कुछ चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपके सामने आधुनिक कहानी लेखिकाओं के संदर्भ में, ख़ास तौर से स्वातंत्रोत्तर कहानी लेखिकाओं के रूप में मैंने महादेवी वर्मा की चर्चा की थी। उससे आगे, जैसा कि आपको मैं पहले संकेत दे चुका हूँ, अब मैं मन्नू भंडारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं मन्नू भंडारी बहुत बढ़िया और बहुत पहुँची हुई लेखिका रही हैं, बड़ी सम्मान मिला है उनको। स्वातंत्रोत्तर महिला लेखिकाओं में मन्नू भंडारी का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। मन्नू भंडारी एक पढ़ी लिखी, बुद्धिजीवी किस्म की ऊंचे दर्जे की लेखिका रही हैं। हिंदी के प्रख्यात कथाकार, पत्रकार, अक्षर प्रकाशन के मालिक राजेंद्र यादव की अंकशायनी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से सेवानिवृत्त प्रोफेसर मन्नू भंडारी काफ़ी प्रगतिशील एवं खुले विचारों की महिला चिंतक तथा कलमजीवी लेखिका रही हैं। मन्नू ने पुरुष की नीच प्रकृति, स्वार्थपरता, प्रवंचना एवं भ्रमरवृत्ति को बड़े करीब से देखा है, भोगा भी। मन्नू भंडारी की कहानियाँ और उनके एकांकी वगैरह हिंदी की तमाम पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। वे लंबे अरसे तक रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं। राजेंद्र यादव के सानिध्य में उन्होंने भाषा व साहित्य का उच्च स्तरीय संस्कार भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राजेंद्र यादव मेरे अच्छे मित्रों में भी थे। दरियागंज में अक्षर प्रकाशन था और मैं दरियागंज में ही रहता था और मेरा उनके साथ अच्छा उठना बैठना था। मन्नू भंडारी पर भी चर्चा होती रहती थी और उनका अपना जो जीवन दर्शन था उस पर भी चर्चा होती रहती थी। खैर बहरहाल मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मन्नू भंडारी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही पति राजेंद्र यादव की नामुराद प्रतिकूलता का दंश भी मन्नू भंडारी ने भरपूर झेला है। उनके लिखे उपन्यासों पर फिल्म भी बनी है, मन्नू भंडारी के उपन्यासों पर सीरियल भी बने हैं। उनका द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था महाभोज, विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकीय पाठ्यक्रम में भी विधिवत स्वीकृत रहा है। मैं यहाँ पर उन्हीं के द्वारा चयनित उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से केवल 5 कहानियाँ लेना पसंद करता हूँ। पहली कहानी है त्रिशंकु, दूसरी अभिनेता, तीसरा आदमी, मैं हार गई और 5वीं कहानी है एक प्लेट सैलाब। मन्नू भंडारी की कहानियों को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि नारी औरत मूलतः स्वप्नजीवी होती है। वह बेहतरीन भविष्य के ख्वाब देखती है, लेकिन पुरुष विचारवान होता है, बुद्धिजीवी होता है और जितना ही वह स्वयं को बौद्धिक दिखाने का ढोंग करता है उतना ही वो पुरुष नीच, स्वार्थी, पीड़ाकारक, तंगदिल, धोखेबाज, अहंकारी, मिथ्याचारी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, एक मैं बड़े अजीबोगरीब शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, कमीना हो जाता है। मन्नू भंडारी ने अपनी तमाम कहानियों में पुरुष वर्ग के ऐसी कमीनपने के भोगे हुए यथार्थ पर तंज कसा है। उनकी कहानी त्रिशंकु युवा मन की अत्यंत मनोवैज्ञानिक व बेहतरीन परिवार प्रबंधन की कहानी है। इस कहानी में प्रेम तथा प्रेम विवाह के रूढ़ अरूढ़ पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। स्त्री पुरुष जब बौद्धिक स्तर पर बहस मुबाहिदा करते हुए परिवार में जीना शुरू कर देते हैं तो परिवार में अहंकार का, अहम मान्यता का दिखावटी माहौल चारों तरफ बिखरने लगता है। कहने का मेरा मतलब यह है, आज हमारे सामने समस्या यह है कि परिवारों में खूब झगड़ा होता है, खूब विवाद होता है। कारण क्या है? तो लोग कहा करते हैं भी पति पत्नी के अहम टकरा जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मन्नू भंडारी ने भी ये संकेत दिया है कि घर अहम से नहीं चलते, घर समर्पण से चलते हैं। परिवार व्यवस्था अहंकार से नहीं, समर्पण और यथार्थ प्रेम भाव के औदात पर ही चल सकती है। प्रगतिशीलता के नाम पर ज़्यादा छूट देना या ज़्यादा छूट लेना दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। कहानी में नाना से मोर्चा लेकर अपने प्यार को मनमाने ढंग से जीने वाली एक ऐसी माँ का चित्रण किया गया है इस कहानी में, जिसने अपने लिए अपने मानक
अलग से तैयार किए हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए अलग से मानक तैयार किए हैं। हम सब त्रिशंकु हैं, आज भी है, पहले भी थे। त्रिशंकु तो आप जानते हैं हमारे यहाँ मिथक के अंदर एक कितना बड़ा मिथक है, माइथोलॉजी है, और किस तरीके से इससे विश्वामित्र का नाम जुड़ा हुआ है। हमारी सोच तथा कहनी, कथनी और करनी में कहीं कोई तारतम्यता नहीं है। हम सोचते खूब हैं, बकते खूब हैं, बहसते भी खूब हैं, पर जब कुछ करने की बात आती है तो हम त्रिशंकु की तरह बीच में ही, अधर में ही लटके रह जाते हैं। हमारी हालत ये हो जाती है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। कहीं ना कहीं हम सब प्रवंचक हैं, निहायत गलीज, खुद को तो धोखा देते ही हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं और प्रवंचना का ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरे के मत्थे। त्रिशंकु कहानी की नायिका भी ऐसा ही करती है। वह प्रगतिशीलता तथा रूढ़ परंपरा के बीच दोलायमान रहती है। उसका पति भी जो प्रगतिशीलता की दुम बना घूमता है, वक्त आने पर रूढ़ परंपरा का दुमछल्ला बन जाता है। नायिका की बेटी अज्ञात यौवना है, वह परीलोक से टपके राजकुमार के सपने लेने लगती है। नायिका अपनी कमसिन बेटी के स्वप्न लोक के शहजादे को देखकर झुंझला जाती है। उसकी चेतना में उसका अपना नाना जीवित हो उठता है। माँ बेटी दोनों में बंधा विश्वास और भरोसे का सूत्र झंझना उठता है। तथा कथित प्रगतिशील बाप भी अपनी बेटी के सपने से बेजार हो उठता है और 3 जनों का सुखी सा, संपन्न, समृद्ध, बुद्धिजीवी परिवार, घर, तीनों ही त्रिशंकु की तरह अपने जीवन दर्शन को खूंटी पर लटक जाते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए कुछ दिन पहले आई एक फिल्म मोहब्बतों की याद तरोताजा हो जाती है। आपको बताना चाहूँगा, हिंदी में फिल्म आई थी मोहब्बतें, उससे मिलती जुलती है ये कहानी। कथनी करनी का भेद खुलकर सामने आ जाता है। एक अरसा बीत चुका है जब से कमसिन उम्र की कुंवारी बालाएं कुछ कुछ होता है का अनुभव करती रही हैं और उन्हें लक्ष्मण रेखा की हद में घसीट कर रखने वाले उनके स्वजन, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, इस कुछ कुछ से बचाने की हर जुगत करते रहे हैं। यही त्रिशंकु का बीज भाव है इस कहानी का। मन्नू भंडारी ने कहानी में लिखा है, साफ का है, मन्नू भंडारी खुद कह रही हैं, जब तक मन में कुछ नहीं था सब कुछ बड़ा खुला था, पर जैसे ही कुछ हुआ, कुछ कुछ होने लगा, तो उसे औरों की नज़र से बचाने की इच्छा भी मेरे अंदर पैदा हो गई। वस्तुतः हकीकत यही है कि हर लड़की अपनी वय संधि पर किसी का प्यार दुलार चाहती है। एक पुराने गीत की पंक्ति है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। यही इस कहानी की नायिका की बेटी की स्थिति है। पर यह भी समाज की, परिवार दर्शन की हकीकत है कि जब जब किसी लड़की ने, स्त्री ने प्यार की उमंग में उठंगना चाहा है, तब तब उसके अपनों ने ही उसके रास्ते में कंठ का कीर्ण पहाड़ और जंगल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी नाना के पात्र से रूढ़िवादी विचारधारा की दुर्वह क्षमता का खुलासा करती है। पूरा मामला अनुमति, अनुमोदन अर्थात परमिसिवनेस का है। पीढ़ियों की टकराहट की अनुगूंज इस कहानी में साफ दिखाई देती है। यह कहानी नए जमाने की कहानी है। लड़की माँ को चुनौती देते हुए पूरी साफ गोई से कह देती है, इस कहानी में लड़की के शब्द हैं, उसकी बेटी के शब्द हैं, नायिका की बेटी के, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे 15 साल की उम्र में ही करेगी। इसे तुम क्यों नहीं समझती? मम्मी जो चलेगा वो गिरेगा भी, और जो गिरेगा वो उठेगा भी और खुद ही उठेगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। स्त्री के लिए प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम मन से किया जाता है, दिमाग से नहीं। लेकिन मनुष्य की व्यथा यही रही है कि उसने हमेशा दिमाग से चलना चाहा है, मन से नहीं। इसी बिंदु पर ठहरकर हर स्त्री पुरुष मन तथा बुद्धि विवेक के मध्य तैरता हुआ, दोलायमान होता हुआ त्रिशंकु हो जाता है, होता रहा है। यही पीढ़ियों के संघर्ष का रहस्य है जो इस कहानी का मूल संवेदना है। इसी तरह से उनकी दूसरी कहानी है अभिनेता मन्नू भंडारी की। यह कहानी भी बहुत बढ़िया कहानी है। स्त्री पात्रा प्रधान एक ऐसी कहानी है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि पुरुष से बड़ा धोखेबाज, बहरूपिया, प्रवंचक, छलिया, मक्कार और लफंदड़ आज तक प्रभु ने पैदा नहीं किया है। नारी पुरुष को प्यार करते हुए उस पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर सकती है, पर पुरुष लेना तो जानता है,
देना नहीं जानता। पुरुष समर्पिता नारी को, चाहे वो पत्नी हो या प्रेमिका, केवल पीड़ा देना ही जानता है। पुरुष अभिनेता होता है, वो दोहरा जीवन जीता है, जबकि प्रेममयी नारी इकहरा जीवन जीना चाहती है और इसी बिंदु पर वह बार बार चली जाती है, हर बार धोखा खा जाती है और इस खूबसूरत धोखे से नारी को आज तक निजात नहीं मिली है। नारी आदिम युग में भी धोखा खा रही थी, नारी आज भी प्रवंचना की पीड़ा भोग रही है। कहानी की नायिका, जो एक फिल्मी अभिनेत्री भी है, बस यही कहकर उपराम हो जाती है। ये कहानी के शब्द हैं, मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे कलाकार और सदैव अभिनेता हो तुम तो मेरे दोस्त, और टूटा हुआ दिल लेकर कहीं गुमनामी में खो जाती है। बहुत सुंदर कहानी है ये। एक कहानी और है, तीसरा आदमी, जो इससे भी बढ़िया कहानी है मन्नू भंडारी की। ये एक ऐसी नारी की कहानी है जो अपने परिवार में, अपनी गरीबी में, अभाव में, अधूरे सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में फंसकर भी अपने पति की बाहों में अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव करती है। नारी को भोग्या कहा गया है। सच माने तो नारी ने स्वयं भी अपनी इसी स्थिति को अपनी मनोवृत्ति के स्तर पर स्वीकार किया भी है। स्त्री देह संपूर्ण उचित, अनुचित, अबाधित देह भोग के बाद ही शांत होकर संतुष्टि का अनुभव करते हुए उपराम हो जाती है। देह भोग के तदनंतर ही उसे एक अछूत तरोताजगी का एहसास होता है और कुछ नया कर गुजरने, कुछ नया पा लेने की तमन्ना बढ़ जाती है। यह कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सतीश और उसकी पत्नी शकुन की कहानी है। तीसरा आदमी वस्तुतः कोई बाहरी नहीं है, अपितु पत्नी की अपनी चाहत का प्रतीक है। वह मातृत्व की चाहना का प्रतीक है। और एक बात याद रखिए, हर औरत माँ बनना चाहती है। संतान प्राप्ति की चाहत नारी की स्वाभाविक चाहत है। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती, ये औरत ही कह सकती है। मेरे शब्द हैं ये, मैंने अपने तरीके से इस कहानी की व्याख्या कर रहा हूँ। दिन बना दिया था जिसे आपने, वह रात हमेशा याद आएगी। औरत ज़्यादा शक्ति मिजाज की होती है या मर्द, इसका तो दो टूक उत्तर आज तक नहीं दिया जा सका है। तीसरा आदमी कहानी भी इसका सटीक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाती। पुरुष सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह पुंसत्वहीन है। इस कहानी का संकेत है ये। स्त्री की तुलना में अपनी मर्दानगी को लेकर पुरुष जल्दी ही हीन ग्रंथि का शिकार हो जाता है। स्त्री नहीं होती, स्त्री फिर भी पुंसत्वहीन बेचारगी को झेलते हुए अपनी सदाशयता के बल पर अपने प्यार का मृतिका कलश उसके सामने उड़ेल देती है। यही इस कहानी का कथ्य है। स्त्री का दिल बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा दिल, उसकी तुलना में पुरुष की बुद्धि उतनी ही छोटी होती है। मन्नू भंडारी की एक और कहानी, मैं हार गई, एक पॉलिटिकल सैटायर है। पूरी कहानी व्यंग्य की शैली में नेताओं की नेतागिरी पर एक तंज है। इसमें मन्नू भंडारी ने तथाकथित दलितों, साम्यवादियों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों पर टिप्पणी की है, उनके खोखलेपन को उजागर किया है। इस कहानी में रोजी रोटी, कपड़े और मकान से जूझती गरीबी की बिना पर नेताओं की नेतागिरी तथा मिथ्या जनतंत्र की नारेबाजी के रूप में उकारा गया है। यह कहानी स्त्री पुरुष संबंधों से अलग हटकर है। कहानी का लुब्बे लुबाब यही है कि जनता आज भी रो रही है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, डिमोक्रेसी, मिलेच्छ तंत्र, राक्षस तंत्र साबित हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमो और डिमोन में बड़ा फर्क होता है। डेमोन राक्षस के लिए कहते हैं। इलेक्शन, चुनाव ना होकर इल इलेक्शन हो गए हैं। इलेक्शन ELECTION इलेक्शन, और इल इलेक्शन ILLACTION इल एक्शन, दोनों में अंतर आ जाता है। और लेखिका जानती है कि गरीबी, बेरोजगारी रूपणी स्त्री नायिका कुछ नहीं कर सकती, वह हार चुकी है। निम्न दलित वर्ग तथा उच्चतर अमीर वर्ग कुछ नहीं होने देता है। मध्य वर्ग बार बार प्रयास करने पर भी सही व्यवस्था कायम करने में हमेशा पिछड़ता रहा है। देश में नेता बनना एक गाली हो गया है। पुरानी पीढ़ी रही हो या नई पीढ़ी, देश में सब जगह कैक्टस उगाए हैं। कहानी के पात्र कवि ने बेटे का भविष्य, एक इसमें कविता है कहानी का जिसका संकेत दिया है मन्नू भंडारी ने, कि एक कवि है, एक कविता पढ़ता है बेटे का भविष्य। अब वो पूरी कहानी का
लुब्बे लुबाब है, उसका पूरी कहानी का सारांश उसके अंदर है। पढ़ते हुए रंगमंच पर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जो पोल पट्टी खोल दी है, वे आज देश की एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है। जनता पिस रही है और कलमजीवी लेखिका मन्नू भंडारी उदास है, अशक्त है, पराजय बोध से ग्रस्त है। इसी तरह से उनकी एक आखिरी कहानी मैं रख रहा हूँ, एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी के दिल्ली प्रवास के दौरान कनॉट प्लेस के एक शानदार रेस्टोरेंट गेलार्ड की एक शाम के अनुभव की कहानी है। आज गेलार्ड नहीं है, किसी जमाने में होता था, हम भी बहुत जाते थे, बहुत बैठते थे वहाँ। अब ये रेस्तरां बंद हो चुका है। गए वक्तों में ये दिल्ली के अमीरजादों की शान हुआ करता था। मध्य वित्तीय परिवार की लेखिका उसमें गुजारी गई एक शाम की स्मृतियों में से गुजरती है तथा अमीर घरों के बच्चों की स्वप्निल रवानगी का अनुभव करती हुई वहाँ की मंचीय गायिका के मासूम स्त्रीपन में उतरकर नारी की मासूमियत का दर्शन करती है। हमने भी ये महसूस किया था। जो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए अवांछित नौकरी करने पर मजबूर है, लेखिका ने बड़ी चतुराई से तथा कथित सभ्य समृद्ध समुदाय की मिथ्या शिष्टाचारिता का खुलासा किया है। मन्नू भंडारी की कहानियों को पढ़ते हुए मैं अपने शब्दों में ये कह सकता हूँ कि माँ को बहुत प्यार करते थे पिता, इतना कि वे हमेशा बंधी रहे उनसे, हर बात का ख्याल रखती थी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाती थी। हम बच्चे भी हर समय पीछे पीछे घूमते थे उनके, किसके? पिता के। लड़ियाते थे पर माँ हमेशा रहती थी अपने छोटे से घर में प्रसन्न बदन। हम समझते थे कि माँ को है हर बात का सुख, पर उनका दर्द हमने तब जाना आसमान की ओर देखते हुए जब एक दिन माँ ने ये कहा था, उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं पर प्यार हम करते हैं अपने पिंजरे में कैद मिट्ठू तोते से ही। मन्नू भंडारी ने बहुत जहर पिया है। जिंदगी की हवादसों में उलझकर हमेशा मुस्कुराते हुए मन्नू भंडारी ने रहना सीखा है। यही त्रासदी उनकी तमाम कहानियों में एक चीख बन गई है। मन्नू भंडारी की कहानियों की चीख हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक और अन्य कहानी लेखिका है मृणाल पांडे। स्वातंत्र्य महिला कथा लेखन की दौर की जानी मानी अदाकारा हैं मृणाल पांडे। पहाड़ की बेटी हैं। पिता एक उच्च पदस्थ सरकारी अफसर थे। समय काफी पढ़ी लिखी तथा उच्च कोटि की पत्रकार लेखिका हैं। मृणाल पांडे को साहित्य का संस्कार तो परिवार से मिला है। स्त्री विमर्श पर विरचित मृणाल पांडे का साहित्य वाकई पठनीय है। आप पढ़िए उनकी किताबें, बहुत अच्छा लिखती हैं मृणाल पांडे। यहाँ हम उनकी द्वारा स्वयं चयनित की गई 5 कहानियों को ले रहे हैं। ये कहानियाँ हैं रूबी, चिमगादड़े, हृदय म्यो का मंझला, लड़कियाँ, बचूड़ी चौकदारिन की कढ़ी। मृणाल पांडे की उक्त 5 कहानियों की विस्तृत समीक्षा में, अब मैं कहानियों की समीक्षा में नहीं जाऊंगा विस्तार से, इसका निचोड़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें हम प्रेम करती हैं, हम स्त्रियां जिन्हें प्रेम करती हैं, कैसे बताएं हम उन्हें अपने दुख के बारे में। कैसे कहेगी चिड़िया चोंच खोले अपने चेंचुओं से इन दिनों कहीं दाना नहीं। कैसे कहेगी यह वो वक्त है जब चोचे तो बहुत हैं पर सबके लिए चुग्गे नहीं। कैसे कहेगी जड़ें अपने पत्तों से जमीन में गहरे तक पानी नहीं, कि पेड़ों से अपना स्नेह भी धरती भूल गई है शायद। कैसे कहेगी सूखती नदी अपने ही समुंदर से कि वे हर बार चली जाती रही है उससे मिल मिलकर। पेट की धधकती आग पर तपता हुआ खाली तवा कैसे कह पाएगा कि एक बगल में होगा चांद और एक बगल में होगी रोटियां। कैसे कहेगी पृथ्वी अपने सूरज और चांद से कि बेहद थक गई है वह निरंतर एक दूसरे के चक्कर काटते काटते। कैसे कहेगी हर स्त्री कि जब अपने आदिम प्रेम में डूबी हुई थी पृथ्वी, वह घूमती थी अपने सूरज के चारों ओर और अपने चांद तारों के साथ वह मनाती थी अपने रजस्वला होने का पर्व अपनी ऋतुओं के साथ। और जब अपने आदिम प्रेम में डूबी हुई थी पृथ्वी, तभी तो हम दोनों ने भी चखा था सेब का पहला पहला स्वाद। और उसके बाद प्रेम में डूबे हुए हमें नहीं रही पृथ्वी और उसके आदिम प्रेम की याद, और हम खो गए हैं अपने आत्मलोचन में। ढेर अंधेरा होने से पहले हम सब एक साथ सुकरात और देवदास हो जाते हैं। संध्यांत में एकाकी विलापित अपने खोखले अस्तित्व का बोझ ढोते हुए
मृणाल पांडे के समस्त साहित्य का यही निचोड़ है जो मैंने अपने शब्दों में अपने तरीके से काव्यमयी भाषा में आपके सामने रखा है। जो अपने अच्छा, इसके बाद एक अगली कथा लेखिका हैं मंजुला राणा, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। स्वातंत्रोत्तर हिंदी महिला कहानीकार हैं ये, और उनकी 5 कहानियों को मैं ले रहा हूँ। उजास कहाँ है, खून का रंग, निपुति, डायरी, एक लंबी उदासी। इन कहानियों में खून का रंग और निपुति निश्चय ही चिंतनीय कहानियां हैं। ये बरबसी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा की याद दिला देती हैं। मंजुला राणा की अधिकांश कहानियों में पीढ़ियों के संघर्ष एवं नए पुराने के द्वंद्व तथा सन्निकर्षण संघर्ष को दिखाया गया है। सुबह होती है, शाम होती है, बस जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मंजुला की उजास कहाँ है कहानी एक श्रेष्ठ कहानी है। ये कहानी पहाड़ी जनजीवन की पृष्ठभूमि को अपने में समेटे हुए है। उनकी तमाम कहानियों को पढ़ने के बाद मैं निष्कर्ष रूप में कुछ कहना चाहता हूँ। पहाड़ की जिंदगी और शहरों की मैदानी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहाड़ी जीवन शैली में जहाँ आज भी सरलता, सहजता, मधुरता, संयुक्त परिवार में रहते हुए ईमानदारी, स्वजन वत्सलता, अटूट श्रम, सहनशीलता तथा अकिंचनता में ही आनंद एवं उमंग के सौंदर्य को ढूंढ लेने की सजगता देखने को मिलती है, वहीं शहरी जीवन ठीक इसके विपरीत है। शहराती जीवन शैली में धोखा, झूठ फरेब, बेईमानी, स्वार्थपरता, क्रोधाक्रोश, असहनशीलता, कृत्रिमता, जटिलता, अहंकार, हठधर्मिता, संवेदन शून्यता तथा परिवार भंजक प्रवृत्ति कहीं ज़्यादा है। खून का रंग और निपुति काफ़ी पठनीय कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ इनकी मैंने जिक्र किया अभी, वो हैं जात पात, छोटाई बड़ाई तथा धोखाधड़ी की हकीकत को उजागर करती है कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों की याद दिला देती हैं। पहाड़ का बेटा ही शहर में आकर ये सोच सकता है, वो कह सकता है कि पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय में। अब भी चरमराती है टूटी कुर्सी, बिस्तर से गंधाती चादर पर अब भी पड़ती है वैसी ही सलबटें जैसी पड़ती थी पिता के समय में। पिता का कमरा खांसता खकारता है वैसे ही जैसे खांसते थे पिता। उसमें रोशनी थी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वे अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिन्हें वे छोड़कर गए अपने आईने में। हाँ, अब भी वैसा ही है पिता का कमरा जैसा कि था उनके समय में। तब तो मैंने इस रूप में उसको नहीं पहचाना था, पर अब देख रहा हूँ। ये देखिए नई पीढ़ी की स्थिति है, जब मैं ही अपने बेटे के द्वारा फेंक दिया गया हूँ अपने ही पिता के कमरे में, और आज पिता का कमरा खुश है कि वो कब से कर रहा था मेरा इंतज़ार, क्योंकि जो कुछ मैंने पिता के साथ किया था वही शहराती होते मेरे बेटे ने मुझ पहाड़ के पिता के साथ कर दिया। ये पीढ़ी के संघर्ष की स्थिति ये है। मंजुला राणा की कहानियाँ यही कहती हैं कि कहीं भी कुछ बदला नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य आज भी उतना ही आदिम है, उतना ही जालिम है, उतना ही हसास, उतना ही खोखला, उतना ही तंग दिल, उतना ही मक्कार तथा संवेदना शून्य जितना कि वे आदिम युग में था। पीढ़ियाँ गुजर गई हैं पर स्त्री पुरुष सब अभी भी उतने ही आदिम हैं, पशुवत हैं जितना कि पहले थे। मंजुला की कहानियाँ त्रासद कहानियाँ हैं। अब मैं ले रहा हूँ अमृता प्रीतम। अंत में मैं एक ऐसी महिला कहानीकार के बारे में कुछ बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कहानियों के अनुवाद के रास्ते हिंदी में अनुदित कहानियों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ये पंजाबी साहित्य की बहुत बड़ी महिला लेखिका रही हैं। अपने चिंतन तथा भाषा शैली एवं अपनी बेबाकी तथा ईमानदारी के कारण उन्होंने हिंदी जगत में भी बड़ा नाम कमाया है तथा उन अदाकारा का नाम है अमृता प्रीतम। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी तमाम रचनाओं के साथ आज भी हम पाठकों के बीच अपनी अमरता की छाप छोड़ गई हैं। 31 अगस्त 1919 अविभाजित भारत के प्रसिद्ध शहर गुजरांवाला तब पंजाब में था, आज पाकिस्तान में जन्मी अमृता प्रीतम ने लाहौर में शिक्षा पाई थी। भारत विभाजन से पूर्व लाहौर में छपने वाली मासिक पत्रिका नई दुनिया का लंबे समय तक संपादन करती रहीं। बाद में नागमणि नामक पंजाबी मासिक पत्र भी निकाला। कुछ दिनों तक दिल्ली आकाशवाणी से भी संबद्ध रहीं। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
58 में पंजाब सरकार का पुरस्कार मिला, 61 में सोवियत रूस गई, 61 में ही बल्गारिया भी गई, और बाद में उनकी कहानियों पर फिल्में भी बनी। अमृता ने कालांतर में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों के बारे में मैं विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, समय कम है मेरे पास। बहुत पुस्तकें, 30 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। अच्छा, लेकिन 31 अक्टूबर 2005 को इमरोज की चहेती इस निहायत खूबसूरत एवं लहीन शहीन अदाकारा अमृता प्रीतम का 86 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। उनके 5 कहानी संग्रह हैं। 2 खिड़कियाँ, मैं खोले बैठा हूँ, 2 खिड़कियाँ, पक्की हवेली, इसमें 6 कहानियाँ हैं। दुनिया के मशहूर नावल से कुछ पात्र, ये सारी रचनाएं अपने आप में अनोखी हैं। बहुत कुछ कहा है इन्होंने, समय कम है, लिहाजा अमृता प्रीतम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया हूँ। कभी अवसर मिला तो अमृता प्रीतम पर ही अलग से 1 घंटे का मैं पूरे का पूरा कोई आपके सामने चर्चा करूँगा। उस समय आप देखेंगे कि हिंदी को अमृता प्रीतम ने कितना कुछ दिया है। क्यों, समय कम है, अमृता प्रीतम के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, वो जो मैं समय दे नहीं सकता। ये कह के मैं अपना यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर वीरेंद्र अग्रवाल जी को। इनके माध्यम से आज हमें इन महिला कथाकारों के बारे में जानने की जो है इसका मौका मिला और हम इन महिला कथाकारों को जान पाए। और जैसा कि वीरेंद्र जी ने स्वयं कहा है कि शायद समय बहुत कम है और इतने कम समय में हम इन प्रभावशाली महिला कथाकारों के बारे में नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन अलग अलग, यानी कि अलग अलग सेशंस में हम इन कहानीकारों के बारे में बात करें और विस्तृत रूप से उनकी कहानियों के बारे में चर्चा करें। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर वीरेंद्र अग्रवाल जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें अवगत करने के लिए। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। और अगर किसी विषय पर आप चाहते हैं कि वीरेंद्र जी आगे अग्रमी सेशंस में लेक्चर्स दें, तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।